हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक टॉपिक था सोशल अकाउंटिंग जो कि आपके सिलेबस में रखा गया था। इस टॉपिक को मैंने जब नॉर्मली कवर कराया था, ये आपकी पंचायत में भी था, तो उस वक्त भी मैंने इसको कवर कराया था। फिर फाइनेंस में भी था, तब भी मैंने इसको कवर करा, मतलब वही वाले होता, तो मैंने दोबारा से नहीं कराया था। तो सोशल अकाउंटिंग इन्होंने अकाउंटेंसी के सिलेबस में रखा था, तो अपेरेंटली मतलब मैं भी अपना ऑनेस्टली बता दूं, हमने कहीं एकेडमिक्स में इस चीज को नहीं पढ़ा है। क्योंकि सोशल अकाउंटिंग एक नया सा टॉपिक है। जब हम अकाउंटिंग में बात करें तो इमर्जिंग फील्ड में सोशल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। शायद मैंने डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग में इसको पढ़ाया था, बिकॉज ये एक इमर्जिंग फील्ड है जिसपे अभी प्रैक्टिकली हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं। इंडिया में कुछ अगर है तो वो सीएसआर रिपोर्टिंग ये सब कुछ करके वॉलंटरी कोई करता है, कम मतलब कंपलसरी नहीं है। तो उस एंगल से मैंने, क्योंकि अकाउंटिंग में था, मैंने सोशल अकाउंटिंग का उस एंगल से करा दिया था, जिसमें मैंने बोला था सोशल अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस इस एंगल से अपनी रिपोर्टिंग कर लेती है कि वो दिखाती है कि उसने सोसाइटी को क्या दिया। अगर आप सोसाइटी के इतने सारे रिसोर्स करते हो, आपने वापस में सोसाइटी को क्या दे दिया। इस कंटेक्स में अभी लेटेस्ट फाइनेंस अकाउंटेंट के जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन रखा था, दैट वाज ट्रिपल बॉटम लाइन को लेके। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो याद रखना, ट्रिपल बॉटम लाइन पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है नीचे वाली लाइन, इन द सेंस हम प्रॉफिट के कंटेंट होता है आपका नेट प्रॉफिट कितना है। बट ट्रिपल बॉटम लाइन जब होता है वो सोशल अकाउंटिंग कंसेप्ट से ही आया हुआ है कि आपको तीनों चीजों के बारे में रिपोर्टिंग करनी है और तीनों चीजों को फोकस में रखना है कि वहां पे आप क्या कर रहे हो। तो पीपल के लिए क्या करते हो, पूरा अर्थ के लिए क्या कर रहे हो, प्लेनेट के लिए क्या कर रहे हो, और अपना प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने सोशल अकाउंटिंग को पहले पढ़ाया था, और उसके बाद फिर मैंने इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ आपका यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और लास्ट में फिर मैंने बताया था इंडिया में आपका जो कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग आया था वो सचिन कमिटी ने लाया था 1978 में। उसके बाद इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 में एक सीएसआर का प्रोजेक्ट रखा गया है कि जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बता दिया कि आपको मैंडेटरली अपना 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज पे खर्च करना पड़ेगा। जो आप करेक्ट में रखो यार, कहीं पे भी खर्च कर सकते एक्सेप्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। आप रोड्स बना लो, आप हॉस्पिटल बना दो, आप स्कूल्स बना लो, ताकि सोसाइटी जिसके आप रिसोर्सेज यूज करते हो उसको भी आप डेवलप कर लोगे। इस कंटेक्स्ट में मैंने ये चीज पढ़ा लिया था। बट व्हाट हैपेंड, जब फिर फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम, पंचायत में कोई क्वेश्चन ने शायद नहीं पूछा था, जब फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम आया था तो वहां पे सोशल अकाउंटिंग को लेकर उन्होंने दो क्वेश्चन दिए थे। और वो दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़ाए थे, जो मैंने खुद से भी नहीं पढ़े थे कभी। एंड फिर आपको पता ही है वो फाइनेंस का एग्जाम स्क्रैप हो गया, अब दोबारा से हो रहा है। तो फिर मैंने बोला था कि मैं सोशल अकाउंटिंग का मैंने जो पढ़ाया था फिर उस एंगल से फिर इन्होंने नहीं रखा है, कुछ और ही कहानी है, क्योंकि मैंने भी उस चीज को नहीं पढ़ा था। तो फिर मैंने अपने एंड पे थोड़ा रिसर्च किया कि ये कहाँ पे ये सोशल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में ऐसा वो वाले कंसेप्ट नहीं थे जो उन दो क्वेश्चन से मैं समझ पा रहा था। तो फिर मैंने गूगल कर लिया, इधर उधर रिसर्च कर लिया, तो पता चल गया ये सोशल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में भी है, सोशल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, मैंने लाइफ में कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है। मेरा सीए फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, बट वो भी सरसरी तौर पे मैंने पढ़ा है। तो आई एम नॉट एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो शायद मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। तो बट वो एक आध मटेरियल जो मैंने निकाल दिया है, इसका पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वो आपको अभी मिलेगा। तो ये बेसिकली किसी का रिसर्च पेपर है जो नेट से मिल गया। मैं इस पे जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, बट क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर ली थी कि मैं सोशल अकाउंट्स का आपको उस एंगल से भी पढ़ाऊंगा, हालांकि आई स्टिल बिलीव कि सोशल अकाउंटिंग उसी कंटेक्स्ट में था अकाउंटिंग में जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। बट इन्होंने इकोनॉमिक्स का जो एक कंसेप्ट है सोशल अकाउंटिंग, वो अकाउंटेंसी में डाल दिया। कायदे से इनको क्या डालना था, इकोनॉमिक्स में डालना था, बट ठीक है, इनका कोई वो नहीं है, सिर पैर नहीं है, ये कहीं भी कुछ भी डाल के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सोशल अकाउंटिंग जब मैंने देखा तो इकोनॉमिक्स में मुझे क्लास 12 इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इसका मिल गया, और थोड़ा थोड़ा मैं इसको कोरिलेट कर पाया कि उनका वो क्वेश्चन ऐसा आया था। बट हालांकि मुझे अपेरेंटली लग रहा है उसमें भी उनने ऑप्शन गलत दिए थे। बट चलो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। बट ठीक है, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को आपको समझाने की। तो इसमें क्या लिखा जा रहा है कि जो नेशनल इनकम है आपकी, जब आप नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री कैलकुलेट कर लेते हो, उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज सोशल अकाउंटिंग मेथड। इसमें ये बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड द ट्रांजैक्शंस अमंग वेरियस सेक्टर्स सच एज फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रिकॉर्डेड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स आर ट्रेसेड। अगर आप देखोगे कंट्री में, इसमें जो आप फोकस करने वाली बात, मैं उसी पे डायरेक्टली आ जाता हूँ कि आप इकोनॉमी को डिवाइड करते हो इन सेक्टर्स में। अगर आपको देखना है कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है इस कंट्री की, तो आप क्या करते हो, पहले इकोनॉमी को डिवाइड करते हो इन सेक्टर्स में, क्या क्या, फर्म्स। तो आप ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक सोशल अकाउंटिंग में पहले ये क्वेश्चन बन सकता है, सोशल अकाउंटिंग
किस किस लिए होता है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो जो मेथड होता है दैट इज सोशल अकाउंटिंग। तो इसमें आप इकोनॉमी को डिवाइड करते हो किन सेक्टर्स में, फर्म्स में, हाउस होल्ड्स में, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कैपिटल सेक्टर। इन 5 सेक्टर्स में आप इसको डिवाइड करें। तो अब पहले फर्म को समझेंगे। फर्म क्यों होंगे, अगर आप सिंपल याद हो, जो बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स ट्रेड कर रहे हो, या सर्विसेज दे रहे हो, जो बिजनेसेस होते हैं उनको हम फर्म्स बोल रहे हैं। तो एक हम बनाते हैं फर्म्स वाला सेक्टर, जो बिजनेसेस होते हैं कंट्री में, ठीक है। दूसरा हो गया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, अगर आप देखोगे हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, हाउस होल्ड्स कुछ चीजें इन बिजनेस को देते हैं। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो हाउस होल्ड्स कुछ गुड्स इनको रॉ मटेरियल दे सकते हैं अपने अपने इंडिविजुअल लेवल्स पे। या हाउस होल्ड बिजनेस को आप देखोगे, से अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, तो हाउस होल्ड क्या देते हैं इन बिजनेस को, सब्जियां, ये सब कुछ, एप्पल एप्पल ये सब कुछ दे देते हैं। तो ये भी इन फर्म्स को कुछ देते हैं रॉ मटेरियल। और दूसरी चीज क्या करता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेता है क्या, जो वो चीजें बिजनेस जो चीजें बनाते हैं वो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। तो इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है, कुछ हाउस होल्ड बिजनेस को कुछ देते हैं, और पैरेलली वापस क्या होता है, फर्म्स हाउस होल्ड को कुछ देते हैं जो वो कंज्यूम करते हैं। तो इनके बीच में आपस में पैसों का लेन देन भी होता है। तो अभी हम सेक्टर की बात करें तो एक फर्म्स आ गया जो बिजनेस आप समझ लो, दूसरा आपका आ गया हाउस होल्ड, तीसरा क्या आ गया, देखो यहाँ पे इसने लिखा भी है, द फर्म्स मेक पेमेंट टू द हाउस होल्ड्स फॉर देयर सर्विसेज, हाउस होल्ड स्पेंड मनी they received on the goods and produced by the firms. This is circular flow of the money between these two groups. कुछ पैसा जो है, मैं इसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, या लाइफ में कोरिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज को, इंटरलेशन बिटवीन द फर्म्स एंड द हाउस होल्ड। हमारे वहां पे क्या होता है गाँव में, तो ये जो श्रीनगर से आते हैं गाँव में ऑटो वाले, ये सब चीज, ये क्या करते हैं पहले, मतलब कुछ चीजें होते हैं जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं पुराने पुराने, या अश्वनाथ के सिर पर छांट जो एप्पल्स गिरे होते हैं, तो ये सस्ते में उनसे ले लेते हैं। तो उनको तो गांव की औरतों ने सब लोगों को तो पैसे दे दिए इन्होंने, उस चीज के बदल में जो उनको औरतों को वहां से निकल गया, या सब्जी भी हो गया, अब उसको उनसे पैसे लिए, और फिर क्या करते हैं यही लोग, फिर वापस आ जाते हैं कुछ नए बर्तन लेके, कुछ कपड़े लेके, और फिर जो उन्होंने समर में कमाया होता है विंटर में ये फिर उनको, फिर वो बर्तन वर्तन बेच के वो पैसे वापस ले लेते हैं। तो पहले इन्हें पैसे दे दिए किसी एक्स गुड के लिए, फिर उनसे वापस ले लिए वाई गुड सप्लाई करते। तो इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होती है हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में। अब तीसरा क्या आ गया, गवर्नमेंट। अब तीसरा सेक्टर आ गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अगर देखोगे, गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, कुछ अपनी एक्टिविटीज होती है जो गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करते हैं खुद। अगर गवर्नमेंट अगर देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, तो वो भी प्रोडक्शन कर लेती है, और गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस भी लेती है। तो इसका भी आप क्या करते हो, एक अलग से सेक्टर रखते हो कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। ज्यादा ये इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बता पाएगा, मैं इस पे अगेन बोल रहा हूँ, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, बट सिंस मैंने एक कमेंटमेंट कर ली तभी मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। तीसरा चीज आपका गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, कुछ इसमें हो सकता है आ जाए, अल्लाह करे कि ना ही आए चैप्टर में, बट अगर आ गया तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है सेक्टर्स को लेके। और चौथा है फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एक कंट्री की जो है ट्रांजेक्शन्स, स्पेशली इन दिस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कंसेप्ट जो है, इसमें आपका ग्लोबल इकोनॉमी है, तो आपकी ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड कंट्री के लोगों के साथ भी होती है। तो आप ऐसा चीज है जो यहाँ से ज्यादा बनता है आप उसको एक्सपोर्ट कर लेते हो, और कभी उल्टा होता है कि जो यहाँ पे नहीं बनती है बाहर बनती है तो आप उसको इंपोर्ट करते हो। मैं इंडिया के एग्जांपल देता हूँ, क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ नहीं प्रोड्यूस होता है, बहुत कम प्रोड्यूस होता है, 90% ऑफ क्रूड हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। पैरेलली ऐसा हो सकता है कुछ प्रोडक्ट जो है हमारे, चाहे वीट हो, मेज हो, राइस हो, हम हो सकता है कि एक्सपोर्ट करते होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होती है, तो इसके लिए हम एक अलग सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी कंट्री की क्या ट्रांजेक्शन। एक डोमेस्टिक वाली तो इधर आ गई फर्म और हाउस होल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में हम देखेंगे कि इंपोर्ट कितना हुआ रहा हमारा, एक्सपोर्ट कितना हो गया, देन वी सी दैट कि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट टर्म, हम उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, मैं अभी उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, नॉट बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। या हम उसको बोलेंगे कि डेफिसिट हमारा इन द सेंस होगा हमारी इंपोर्ट्स अगर ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू हमारे एक्सपोर्ट्स, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे ज्यादा निकल गए यहाँ से, तो उसको हम फॉरेक्स डेफिसिट बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से वो सिंपल टर्म है इसकी, फॉरेक्स डेफिसिट। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक सेक्टर बनाते हैं, फिर इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि हमारा यहाँ से कितना नेट जीडीपी, यहाँ से कितनी बड़ी, वहां पे कितनी बड़ी,
फर्म्स की लेवल पे कितनी बड़ी, हाउस होल्ड लेवल पे कितनी बड़ी, गवर्नमेंट लेवल पे कितनी बड़ी, एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेवल पे कितनी बढ़ गई। एंड देन लास्ट में फिर हमारा आ गया इसमें कैपिटल सेक्टर। Capital sector refers to the savings and includes the transaction of the banks, insurance corporation, financial houses and other agencies of the money market। जो डायरेक्टली आप फर्म्स में बिजनेसेस नहीं आ गए, जो सर्विस सेक्टर में बैंकिंग नेचर के आ गए, जो फाइनेंस में डील करते हैं, इनको हम बोलते हैं कि हम रखते हैं कैपिटल सेक्टर में। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्म्स, these agencies merely provide financial assistance to firms। तो ये एक दूसरा सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, बट फाइनेंशियल, प्योर फाइनेंशियल नेचर का, जिसमें आपके बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी ये सारी चीजें आ जाते हैं। फिर इन सब का आप डिटेल में जाओगे, फिर इकोनॉमिक्स अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो बेटरली बता पाएगा किस तरीके से फिर ये सोशल अकाउंट्स हम बना लेते हैं। तो एक ये चीज है जो मुझे 12th की इकोनॉमिक्स में मिला। आप बोलो तो मैं इस एक पेज का पीडीएफ है, इसको डाल सकता हूँ, बट इसमें जो मेजरली क्वेश्चन बन सकता है वो यही एक क्वेश्चन बनता है कि सोशल अकाउंटिंग में आप कितने सेक्टर्स में डिवाइड करते हो। तो दैट्स फाइन, फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द कैपिटल सेक्टर। तो अगर ये भी एक बन सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक ये है, एडी एंड पीकॉक हैव डिफाइंड गवर्नमेंट एज अ कलेक्टिव पर्सन दैट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आता है, गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है, वहां से पैसा आता है, या कभी कभी बोरोइंग्स कर लेती है गवर्नमेंट, वहां से उनका पैसा आ जाता है। ठीक है। और गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द सोशल गुड्स लाइक डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, रोड, ये सब कुछ वो कर लेते हैं। ठीक है। चलो, ये एक था जो मुझे 12th की इकोनॉमिक्स में से मिला सोशल अकाउंटिंग को लेके। और दूसरा एक आर्टिकल था गूगल पे रिगार्डिंग द सोशल अकाउंटिंग, अगेन इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट में, अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में ऑलरेडी अपनी बुक में कवर कराया था। अब इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उन्हीं पे मैं फोकस करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाके। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये शायद एग्जाम में आया था आपके फाइनेंस में, कि सोशल अकाउंटिंग का टर्म किसने दिया था। तो इसका आंसर था, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग बाय जे आर हिक्स इन 1942। ये शायद एग्जाम में आपका आया था लास्ट टाइम। तो जे आर हिक्स ने सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट लाया था। In his words, it was nothing else but the accounting of the whole community in the nation, just as private accounting in the account। जिस तरह एक और नॉर्मल बिजनेस का आप क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो तो अराइव एट द फिगर कि आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसी तरीके से आप पूरी कंट्री का लेवल पे देखते हो कि क्या पोजीशन रही है, उसको अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, सोशल अकाउंटिंग। ठीक है ना। कंट्री लेवल पे अगर आप देखना चाहते हो कि आपका फायदा हुआ, मतलब ओवरऑल आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, उसको बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। अब सोशल अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो मैंने बोला था कि वहां पे भी हमने 12th की बुक में पढ़ा है। तो इसमें क्या करते हैं, इज मेथड टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिकली द इंटररिलेशन बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इससे सोशल अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा हमारी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है। तो इसमें फिर दूसरे लोगों की डेफिनेशन है, एडी, पीकॉक एंड कूपर। सोशल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन इंस्टीट्यूट इन वेज व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें दो तीन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब आई होप, या मेरी गट फीलिंग नहीं आएगा इसमें से कोई, बट अगर आया तो वो नीचे है, तो प्लीज इस वीडियो को देख भी लेना अगर आपने अब स्टार्ट कर लिया। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो फिर आपको पता ही नहीं चल रहा होगा मैं क्या बक रहा हूँ यहाँ पे। तो एनीवेज वापस आ जाते हैं नीचे। अब इसमें देखो ये सोशल अकाउंटिंग को कैसे करते हैं, बोलते जो अब वहां पे हमने पढ़ा था सेक्टर्स में, तो हमने 5 चीजें पढ़ी थी, आपकी फर्म्स हो गई, आपकी हाउस होल्ड हो गई, आपका गवर्नमेंट आ गया, आपका कैपिटल सेक्टर आ गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। यहाँ पे बोलते हैं एक अकाउंट जो हम इसमें बनाते हैं, जो हम टू क्लासिफाई दिस फ्लोज एज फॉलोज, एक हम बनाते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट में हम फोकस करते हैं जो फर्म्स होते हैं, वहां से हमने इस कंट्री में कितनी ग्रोथ होगी, कितना ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी कंट्रीब्यूशन थ्रू दिस फर्म्स हो गया, उसके लिए हम बनाते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। ठीक है ना। एक ये आ गया आपका प्रोडक्शन अकाउंट में। तो ऐसा क्वेश्चन बचता है क्या क्या तरह के अकाउंट बनते हैं, तो एक प्रोडक्शन अकाउंट बनता है। दूसरा जो होता है इसमें कंजम्पशन अकाउंट। अब हाउस होल्ड अगर आप देखोगे तो वो तो कंज्यूम कर लेते हैं, तो एक दूसरा अकाउंट बनता है हाउस होल्ड और पर्सनल सेक्टर को फैक्टरिंग करेंगे। फर्म्स के फैक्टरिंग करने के लिए आप क्या करते हो, आप वहां से बनाते हो प्रोडक्शन अकाउंट। कंजम्पशन अकाउंट हाउस होल्ड जो है, पर्सनल सेक्टर के जो कंजम्पशन होते हैं उनके लिए आप क्या बनाते हो, कंजम्पशन अकाउंट बनाते हैं। तीसरा जो बनता है फिर बाकी एक गवर्नमेंट का अकाउंट बनता है कि गवर्नमेंट की इनफ्लोज और आउटफ्लोज कहां से आए, कहां से गवर्नमेंट का पैसा चला गया, तो इसके लिए बनता है गवर्नमेंट अकाउंट। तो 3 अकाउंट हो गए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि क्या क्या अकाउंट बनता है, तो प्रोडक्शन अकाउंट बनता है, कंजप्शन अकाउंट बनता है, और आपका गवर्नमेंट अकाउंट बनता है, और कैपिटल अकाउंट बनता है, जो आपने उधर देखा कि फाइनेंशियल नेचर के जो सेक्टर्स होते हैं उनके लिए आप क्या बनाते हो, उनके लिए आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो। तो वहां पे देखो फर्म्स के लिए आपका प्रोडक्शन अकाउंट बना, हाउस होल्ड के लिए आपका कंजप्शन अकाउंट बना, गवर्नमेंट के लिए आपका गवर्नमेंट अकाउंट बना, कैपिटल सेक्टर के लिए आपका कैपिटल अकाउंट बन गया, जिसमें आप बेसिकली क्या देखोगे,
सेविंग्स इक्वल्स डोमेस्टिक एंड, ठीक है, इसको इतना ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपका फॉरेन अकाउंट आ गया, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए, उसके लिए आप फॉरेन अकाउंट बनाते हो। तो पांचों सेक्टर्स के लिए आप अलग से आप अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो ये पांच चीजें आप रेस्पेक्टिव सेक्टर्स के लिए भी आ गए, क्या क्या अकाउंट बनाते हैं वो आ गया। डेप्थ में मुझे लगता है जाने की जरूरत नहीं है, तो अगर कोई और होगा उसने इस पर जस्टिस कर सकता है, मैं बार बार यही बात बताऊंगा। चलो अब आगे आ जाते हैं। नीचे मैंने एक आध चीजें देखी थी जिसमें मुझे लगता है ये आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज मैंने इसमें देखी थी जिससे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। डिफिकल्टीज क्या है, सोशल अकाउंटिंग की डिफिकल्टीज क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक है इम्पुटेशन। इम्पुटेशन का मतलब क्या है कि कुछ चीजें आप सही से फैक्टर इन नहीं कर सकते हो, सारी चीजें आप मॉनेटरी टर्म में नहीं ला सकते हो, तो आप सही से बता नहीं पाओगे कि आपका जीडीपी बढ़ गया, कितना रियलिस्टिकली जीडीपी आपकी बढ़ गई है, सब सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, आप इसमें नहीं बोल सकते हो। आप बाकी कंट्री में कितने लेवल की ग्रोथ होगी आप नहीं बोल सकते हो। कुछ इम्पुटेशंस है, आप देखोगे क्या क्या एग्जांपल्स है। देखो, द सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ इन हर होम, आप इसको फैक्टर ही नहीं करोगे ना कहीं अकाउंट में, बिकॉज वो कोई पैसा तो नहीं ले रही है, तो ये कहीं पर आएगा ही नहीं। बट क्या वो वैल्यू नहीं है। मेरे एक दोस्त का पोस्ट है, मुझे याद आ रहा है कि वो एग्जांपल दे रहा था कि मैं सिटी में हूँ सपोज, दिल्ली एग्जाम्पल, यहाँ पे हम मेड को 4-4 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं पर मंथ। वो भी क्या करती है, खाना बनाती है या ज्यादा ज्यादा बर्तन धोती है। हमारी माएँ कितना काम करती है घर पे, उसको अगर आप फैक्टर इन करोगे तो कितना वो इकोनॉमी में ग्रोथ वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट क्या उसको हम फैक्टर इन कर पाते हैं? आंसर इज नो। एक टीचर जो अपने बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो क्या वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है? आंसर इज, क्या उसके लिए वो मॉनेटरी टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, एसेस नहीं कर सकते हो मनी टर्म्स में, तो आप सोशल अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते हो। तो या आप घर पे ही कोई सब्जियां बना के खुद ही खा लेते हो, तो प्रोडक्शन वो इम्पैक्ट देखा जाए, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का इम्पैक्ट नहीं हो जाता। बट अगर देखो तो रियल टाइम में, रियल टर्म में आपकी ग्रोथ तो होती है। यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग विच इज नॉट गेटिंग कैप्चर्ड इन द सोशल अकाउंट। दूसरा है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से जो मुझे समझ आया वो ये चीज है कि आपका कभी कभी क्या होता है ना, ये बहुत क्लियर मतलब लिंकेज है इसमें। तो मैं एक्चुअली जीडीपी कैसे कंट्रोल करते हैं उसमें मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो मैं डबल काउंटिंग से समझ लिया वो क्या है कि मैं एग्जांपल देता हूं कार की। अब कार के लिए आयरन आ गया या स्टील इसके लिए लग गया। अगर वहां पे आपने स्टील को भी फैक्टरिंग कर लिया कि जो स्टील प्रोड्यूस कर लिया वो, प्लस फिर आपने बोला कार बना दी, तो कार की वैल्यू भी डाल दी। भाई कार की वैल्यू में जो स्टील और वो रॉ मटेरियल लग गए, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में लग गए, तो उसकी तो आपने अकाउंटिंग वहां पे कर ली ना, जब आपने बोला कि हमने स्टील कितना प्रोड्यूस कर लिया, हमने बाकी वो चीजें इतनी प्रोड्यूस कर ली। अब यहाँ पे कार भी प्रोड्यूस कर ली, तो अगर आप कार को भी पूरा लोगे, वो स्टील और बाकी रॉ मटेरियल्स को पूरा, तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी ना, क्योंकि वो भी हो गया, यहाँ पे भी आ गया। तो इसमें एक चीज होता है फिर मेरे हिसाब से कि वो क्या करते होंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को नहीं लेते, कंसिडर करते होंगे, तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स को लेते होंगे जीडीपी में। बट इसका पूरा हिसाब रखना है कि वो कहीं पे इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट फिर फाइनल में बन गया नहीं बन गया, वो बताना बहुत मुश्किल है। और हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि वो तो इंटरमीडिएट है तो उसको काउंटिंग करेगा, बट वो कहीं पे फाइनल प्रोडक्ट में लगा ही नहीं, तो उसको वहां पे ले जाना चाहिए था आपको। तो ये डबल काउंटिंग आपका एक रिस्क रह सकता है, छूट भी सकता है, और रिस्क भी रह सकता है कि आपने किसी प्रोडक्शन को दो बार ले रहे हैं। एक बार जब वो बन गया तब, फिर क्योंकि वो इंटरमीडिएट फॉर्म में यूज हो गया, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, फिर वैल्यू एडिशन लेना है। एडिशनल वैल्यू जो होगी थी कार की एज कम्पेयर टू द रॉ मटेरियल, वही लेना था प्रोडक्शन में। बट अगर आप सारी कार को ले जाएंगे तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो एक इसका ड्रॉबैक है या डिफिकल्टी आप बोल सकते हो सोशल अकाउंटिंग में, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, पब्लिक सर्विसेज। बहुत सारी पब्लिक सर्विस है, उनको आप फैक्टर इन नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट में जो जितने भी एम्प्लॉइज है, आप अगर देखोगे आप बोलोगे ये वैल्यू एडिशन जीरो कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, डिफेंस वाले हैं, इन पे कंजम्पशन तो हो रहा है, आपका बजट उधर कंज्यूम हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में आपकी सैलरीज जा रही है, बट आपको अप्रैल लगा था वो तो वैल्यू एडिशन कुछ कर ही नहीं रहे, उन सर्विस को देने के लिए वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। तो बट अगर दूसरे एंगल से वो तो वैल्यू एडिशन कर ही रहे हैं ना, क्योंकि उसके बदले किसी और को रखते हो तो उसको भी तो सैलरी देनी पड़ती। तो वो एक चीज यहाँ पर है कि आप उनको फैक्टर नहीं कर सकते हो कि उनका इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, बट आप उनका खर्चा डाल देते हो। पर क्या वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे थे? आंसर इज यस, वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, बट वो फैक्टरी नहीं होता होगा सोशल अकाउंट में। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स,
तो ये मैं ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ पाऊंगा आपको। तो एक ये फैक्टर है इसमें, यही बोल रहे हैं कि आप इन्वेंट्रीज जो भी होंगी उनकी एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, कॉस्ट और जो हम उधर पढ़ते हैं कॉस्ट है एनआरवी, बट यहाँ पे यही बोलते हैं कि इन्वेंट्रीज जो फर्म जो है डिफिकल्टी एंड नॉट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट उनकी कितनी होगी उस पर नहीं कर पाएंगे एडजस्ट। तो इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इनका ये स्टेटमेंट है। और फिर डेप्रिसिएशन सही सेंस में कितना है, वो पूरे नेशनल एसेट्स का डालने का वो एक चैलेंज आ सकता है। एक फर्म के केस में इतना दिक्कत होता है, नेशनल लेवल पे आप आपके जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन कितनी हो गई वो आपको मुश्किल हो सकता है कैलकुलेट करना। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल अकाउंट्स। अपेरेंटली आई डोंट वांट कि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, बट अगर कुछ आता तो क्योंकि अकाउंटेंसी कंटेक्स्ट में मैंने बता दिया था तो जरूरत इस बात की महसूस हुई कि इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में भी जो चीजें मेरे सामने आ गई वो मैं आपको बता दूं। बट सॉरी अगर मैं इसके साथ justice नहीं कर पाया था। मैं कर भी नहीं पाऊंगा बिकॉज इकोनॉमिक्स आता है। बट यस मैंने कमिटमेंट कर दी, तभी जो कुछ मुझे समझ आया वो यही है। ये पीडीएफ और ये 12th का वाला मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इनफैक्ट ये पीडीएफ वाला जो लिंक था ये मैंने पहले ही भेज दिया था, दोबारा से मैं अभी डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।